जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, चानिये ने जो फॉर्मूला शून्य को दिया था, शून्य ने वह फॉर्मूला अपनी कंपनी में दे दिया था और कंपनी के डायरेक्टर ने कहा था कि यह फॉर्मूला रियल है, जिसे सुनकर मिस शाह ने उस फॉर्मूले से अपनी मेडिकल ब्यूटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कह दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग शून्य के हाउस से होती है। तो शून्य कहती है कि चानिये मैं घर पर वापस आ गई। तो जब वह घर के अंदर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो शून्य कहती है कि वह यहाँ पर नहीं है और वह अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि वह फॉर्मूला असली में रियल होगा। और वह सोफे पर बैठ जाती है और कहती है कि वह अब तक नहीं आया। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि वह लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और उसके पास एक सीक्रेट रेसिपी भी है। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि सबसे स्पेशल बात यह है कि वह बहुत ही फनी भी है और मैं उसके साथ रह रही हूँ। और शून्य आगे कहने लगती है कि जब मैं उसकी रियल आइडेंटिटी को पता कर लूंगी, मुझे लगता है फिर वह डिस्पेयर हो जाएगा, जैसे कि कहानियों में होता है। और शून्य आगे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि चानिये किसी तरह का ग्रेट मैन है। और तभी पीछे किसी ब्लैक ओरा दिखाया जाता है। तो हमें दिखाया जाता है वह चानिये होता है। वह उसके सिर पर हाथ रख देता है और कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो, जिसे देखकर शून्य हैरान हो जाती है और डर जाती है और पीछे मुड़कर कहती है कि चानिये तुम यहाँ पर वापस कैसे आए, और जब मैंने तुम्हें घर पर देखा था तो तुम घर पर नहीं थे। तो चानिये कहने लगता है कि मैं बस अभी अभी घर पर आया हूँ। और चानिये उसके पास बैठ जाता है। तो शून्य कहने लगती है कि चानिये जो तुमने मुझे फॉर्मूला दिया था वह रियल था, तो तुम बता सकते हो कि तुम्हें वह फॉर्मूला कैसे मिला। तो चानिये कहता है कि तुम किस रेसिपी की बात कर रहे हो, वह रेसिपी तो बस स्कूल में जैसे बिगिनर होता है ना, वैसी ही रेसिपी है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे जैसी रेसिपी बहुत सारी बनाकर तुम्हें दे सकता हूँ। तो जिसे सुनकर शून्य हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे लिए वह रेसिपी सिर्फ बिगिनर लेवल की है। और वह चानिये का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम उस जैसी रेसिपी मुझे और भी दे सकते हो। तो चानिये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे बेड पर सोने के लिए जाना है। तो शून्य उसको रोकती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अपने घर पर रहने दिया, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। और वह आगे कहने लगती है कि मुझे याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुम मिस शाह को ढूंढने के लिए आए थे और यह बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है कि। और शून्य आगे कहने लगती है कि यह बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है कि मिस शाह भी तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई है और वह तुमको मिलना चाहती है। तो चानिये कहता है कि तुम उसके बारे में भूल जाओ और मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। और वह यह बहुत ही अजीब सा मुंह बनाकर कह रहा होता है। तो शून्य कहती है कि तुम इतना डिस्कस्टिंग मुंह क्यों बना रहे हो। तो शून्य आगे कहती है कि तुमने पहले उसको देखने के लिए सारे का सारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को ऑफेंड कर दिया है, फिर भी तुम उससे नहीं मिलना चाहते। तो चानिये कहता है क्या वह इतनी वर्थी है कि मैं उससे मिलूं। और शून्य कहती है कि तुम्हें उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो चानिये कहता है चलो ठीक है। तो शून्य कहती है चलो ठीक है, फिर हम कल उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए चले जाएंगे। तो चानिये कहता है कि किसने कहा कि मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा, तुम उसको यहाँ पर बुलने के लिए बुला लो और अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो शून्य शाह को कॉल करती है और वह उसको सब कुछ बता देती है कि चानिये ने क्या कहा। तो शाह कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं वहाँ पर आने के लिए तैयार हूँ। और वह कहती है कि यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और वह कहने लगती है कि पहले तो तुम भी मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन अब तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तो आगे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमें चानिये को एक मेडिकल शॉप के बाहर दिखाया जाता है। तो चानिये कहता है यह इस सिटी की सबसे बड़ी मेडिकल शॉप है। तो चानिये उस शॉप के अंदर आ जाता है और वह उस शॉप के अंदर आते ही एक पेंटिंग को देखता है और क्या कहने लगता है यह पेंटिंग रियल पेंटिंग की बिल्कुल कॉपी लग रही है, यह इतनी भी बुरी नहीं है। तो उसके पास एक ओल्ड मैन और एक लड़की आ जाती है। तो वह लड़की कहती है कि तुम कौन हो और तुम हमारे ट्रेजर को नकली कैसे कह सकते हो। तो उन दोनों के बारे में बताया जाता है। तो आगे उन दोनों के बारे में बताया जाता है कि वह ओल्ड मैन इस मेडिकल शॉप का ओनर है जिसका नाम जू रन है और यह उसकी ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम जू है। तो रैन कहता है कि जू तुम्हें इतना ज़्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। तो जू कहने लगती है कि ग्रैंडपा लेकिन इसने हमारी पेंटिंग का मजाक उड़ाया और कहा कि यह एक फेक पेंटिंग है। तो वह ओल्ड मैन कहने लगता है
लगता है कि तुम्हें पेंटिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यह पेंटिंग बहुत सारे एक्सपर्टों ने जांच कर बताया है कि यह पेंटिंग रियल है। तो चैनिए आगे कहने लगता है कि ओल्ड मैन, मुझे लगता है कि जिन लोगों पर आपने विश्वास किया है वह लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं और यह पेंटिंग एक फेक पेंटिंग है और कोई भी इसको देखकर यह बता सकता है। और चैनिए आगे जाने लगता है और कहता है कि लेकिन यह पेंटिंग रियल पेंटिंग की तरह ही लगती है। तो जिसे सुनकर वह लड़की कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो और तुम इतना ज़्यादा रूड क्यों हो। और चैनिए वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि मुझे इस शॉप में कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। तो जिसे सुनकर वह लड़की गुस्से हो जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे इसको एक सबक सिखाने दीजिए। और वह अपनी पावर को यूज़ करने लगती है। तो उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम किसी भी ऑर्डिनरी पीपल से लड़ाई नहीं कर सकती। तो चैनिए कहता है कि मुझे भी दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। तो वह लड़की चैंगे पर अटैक कर देती है। तो उसका ग्रैंडपा कहता है कि जो एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेटर है और कोई भी ऑर्डिनरी आदमी उसकी किक को नहीं संभाल सकता, वह पक्का ही मारा जाएगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है चैनिए उसके किक को बस एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उसको नीचे गिर देता है। तो जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वह लड़की कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसा कर सकते हो। तो चैने कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं आज यहाँ पर किसी एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट से मिल लूंगा, लेकिन यह बहुत ही शर्म की बात है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और आगे कहने लगता है कि अगर तुम इस तरह से ही प्रैक्टिस करती रही तो तुम कुछ ही दिनों में यूजलेस बन जाओगी। तो जिसे सुनकर वह लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों तंग कर रहे हो। और वह लड़की चैनिए को मारने के लिए आगे आने लगती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो वह लड़की आने लगती है कि ग्रैंडफादर, आपने नहीं देखा कि यह लड़का कब से मुझे तंग कर रहा है। तो उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि तुमने नहीं देखा कि इसने अपनी बिना क्यू को यूज किए तुम्हारे अटैक को रोक लिया और इसने सिर्फ अपनी बॉडी से ही उस अटैक को रोका है। तो वह लड़की कहने लगती है कि फिर इसमें क्या हुआ, मैं इसको अपनी फुल पावर से हरा सकती हूँ। तो जिसे सुनकर चैनिए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। और वह अपने ओरे को निकालने लगता है और कहता है कि यह देखो, यह मेरा ट्रू क्यू है यह। तो जिसे देखकर वह लड़की डर जाती है और कहती है कि यह इम्पॉसिबल है, यह बहुत ही पावरफुल है, यह मुझसे 1000 गुना पावरफुल है। और वह अपने ग्रैंडफादर के पीछे छुप जाती है और कहती है कि ग्रैंडफादर, यह आदमी बहुत ही पावरफुल है। तो उसके ग्रैंडफादर उस चैनिए के सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि लिटिल ब्रदर, मुझे माफ करना, मेरी ग्रैंड डॉटर ऐसी ही है, वह सभी से ऐसे ही बात करती है। तो चैनिए कहता है कि मुझे पता है, बस यह एक छोटी सी बच्ची है। और उस लड़की के ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो जल्दी से इनसे माफी मांगो। तो उसके ग्रैंडफादर आगे कहने लगते हैं कि चंग मास्टर चैनिए, मुझे बताइए कि आप इस पेंटिंग के बारे में और क्या जानते हैं। तो चैनिए कहने लगता है कि अगर आप इतनी सिंसियरली इसके बारे में पूछ रहे हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और वह अपनी कल्टीवेशन पावर को यूज़ करने लगता है और उसके उस पेंटिंग के ऊपर जो हिडन चीज़ होती है वह सामने आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास कुछ लिखा होता है। तो जिसे देखकर चैनिए कहता है कि यह वह समय है जिस टाइम ये कॉपी बनाई गई थी और इसके राइटर ने अपने साइन इस पेंटिंग पर किए हैं, जिससे हमें साफ पता चल जाता है कि यह पेंटिंग फेक है। तो आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तो चैनी के पास जू आती है और वह कहती है कि मिस्टर चैन, आपने जो भी हर्ब मंगाई थी वह ये रही। तो चैनी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने यह मेडिसिन मुझे पर्सनली दी। और वह कहता है कि आगे से मैं इसी दुकान से अपने लिए मेडिसिन लूँगा। तो जू एक गुस्से वाला मुंह बनाते हुए कहती है कि यह हमारा हुनर होगा कि हम मिस्टर चैन को सर्व करेंगे। और वह लड़की आगे कहने लगती है कि यह हर्ब बहुत ज़्यादा रेयर हो। तो जू कहती है कि इनकी फीस बहुत ही ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि चैनिए आप इस फीस को दे पाओगे। तो चैनिए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको आराम से दे सकता हूँ। तो जू कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा घमंडी होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हराकर तुम इतने ज़्यादा घमंडी नहीं हो सकते। अगर मेरे मास्टर यहाँ पर होते तो तुम बहुत ज़्यादा बड़े ट्रबल में पड़ जाते। तो उसके पास उसका ग्रैंडफादर आ जाता है और कहता है कि जो तुम अभी भी ठीक तरह से बात नहीं कर रही। और वह कहता है कि इस यंग मैन की पावर तुम्हारे मास्टर से कम नहीं हो सकती। तो जिसे सुनकर वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उसका ग्रैंडफादर आगे आते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना कि यह आपसे दोबारा से लड़ रही है। तो चैने कहता है यह कोई बात नहीं है।
और वह ओल्ड मैन आगे कहने लगता है कि मिस्टर चैन, आपने जो सभी मेडिसिन ऑर्डर की है वह हमारी शॉप पे है, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही लार्ज अमाउंट में उनको ऑर्डर किया है, जिसके कारण हमको वह डिलीवर करने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो मैंने कहता है इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह अपने कार्ड को आगे कर देता है और कहता है कि इसमें 10 मिलियन डॉलर है, आप इनसे इन मेडिसिन की कीमत ले सकते हो। तो आगे हमें उस लड़की का सीन दिखा जाता है, वह चैन को चिढ़ा रही होती है। तो चैनी आगे कहता है कि चलो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, कुछ दिन बाद आप वह सभी मेडिसिन मेरे घर पर पहुँचा देना। तो इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, चानिये एक मेडिकल शॉप पे गया था और वहाँ से उसने कुछ मेडिकल हर्ब लिए थे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें चानिये को दिखाया जाता है। चानिये सड़क से जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी आने ही वाली है और उससे पहले मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। और वह अपने पीछे देखकर कहता है कि लेकिन मेरे पीछे कोई है जो मेरा कब से पीछा कर रहा है। तो आगे सीन बदलता है और हमें जू रैन और उसकी ग्रैंड डॉटर का सीन दिखाया जाता है। तो वह लड़की कहने लगती है कि यह कैसे हो सकता है कि यह यंग मैन मेरे मास्टर से ज़्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि यह कोई झूठा है जिसने गलती से हमारी पेंटिंग को फेक साबित कर दिया। तो उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि मुझे भी लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। और वह कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे मास्टर जितना ताकतवर होगा। और कहता है कि मुझे लगता है यह तुम्हारे मास्टर से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो वह ग्रैंड डॉटर कहने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मेरे मास्टर से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यह कोई एक न्यू ग्रैंड मास्टर है। और वह ओल्ड मैन आगे कहने लगता है कि मैंने एक र्यूमर सुना है और उस र्यूमर में एक ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया गया है जो जिसने अपने बेयर हैंडों से एक पूरी की पूरी आर्मी को तबाह कर दिया। और ऑर्डिनरी पीपल तो उसकी आंखों में सिर्फ एंड से सुनकर वह लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ग्रैंड मास्टर, क्या वह लड़का सच में कोई ग्रैंड मास्टर है? तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह कोई ग्रैंड मास्टर है नहीं, लेकिन उसकी पावर तो किसी ग्रैंड मास्टर से कम नहीं लग रही थी और हमारी जू फैमिली उससे कोई एनिमी नहीं बन सकती, इसलिए हमें जो भी हो हमें उसका सपोर्ट करना होगा। तो आगे सीन होता है और हमें उस आदमी की ओर दिखाया जाता है। वह आदमी अपने मन में सोच रहा होता है कि यही वह आदमी है जिसने चैन फैमिली के हेड को किया है और डॉक्टर मिस्टर सैन ने भी इसके ही ढूंढने के लिए कहा है। और अब तो कब से मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, जब मुझे मौका मिलेगा मैं इसको पकड़ लूँगा और सारा का सारा प्राइज मेरा हो जाएगा। तो चैन एक सुनसान गली में चला जाता है, जिसे देखकर वह आदमी कहता है कि यह इस सुनसान गली में क्यों जा रहा है। तो जब वह उस गली में जाकर दिखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वह आदमी कहता है यहाँ वो आदमी कहाँ पर गया। तो हमें चैनिये को ऊपर से आते हुए दिखाया जाता है और चैनिये उसके सिर को पकड़कर नीचे कर देता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे एक रीज़न बताओ कि तुम मेरा कब से पीछा क्यों कर रहे हो। अगर तुमने सब कुछ बता दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो वह आदमी अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। वह उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वह कब से यह कर रहा है, उसकी एक डॉटर है जो 12 साल की है। वह अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। तो जिसे सुनकर चैनिये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो। मैंने यह पूछा कि तुम किसके कहने पर मेरा पीछा कर रहे थे। तो वह आदमी बताने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, मैं बताता हूँ ना। और वह बताने लगता है कि डॉक्टर सैन ने मुझे कहा था कि वह एक लड़की की फ़ोटो भेज रहे हैं, तुम्हें उसका पीछा करना है। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानकारी दोगे तो मैं तुम्हें 1 मिलियन रिवार्ड दूंगा। तो चैनी अपने मन में सोचने लगता है कि मैं कल ही चैन फैमिली में गया था और मैंने उनको 3 दिन का समय दिया था जिससे वह अपनी जान को बचा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वह पक्का ही मरना चाहते हैं। तो वह आदमी कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो और हम मिलियन को हाफ बांट लेंगे और हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो वह आदमी कहता है कि चलो फिर तुम 70% ले लेना और मुझे 30 दे देना। तो चैन ये कहता है कि तुम चैन फैमिली को जाके यह बता दो। और वह कहता है कि अगर वह जीना चाहता है तो ऐसी ट्रिक्स मत खेले। तो वह आदमी कहता है लेकिन, तो चैन ये कहता है कि और कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो वह आदमी कहता है कि चैन फैमिली के हेड ने एक डिटेक्टिव को हायर किया है जो तुम्हारी मूवमेंट पर नजर रहा है। और वह आदमी कहता है कि भी ब्रदर, क्या तुम मुझे अपनी लोकेशन दे सकते हो कि तुम कहाँ पर रहते हो।
तो इसी के साथ सीन बदल जाता है और हमें शून्य का हाउस का सीन दिखाया जाता है। तो शून्य तैयार हो रही होती है, तो जिसे देखकर चानिया कहता है कि यह इतनी अच्छी तरह से तैयार कहाँ हो रही है। तो जिसको देखकर चानिया अपने मन में सोच रहा होता है कि यह इतनी अच्छी तरह से तैयार होकर कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही है। तो शून्य कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ आउटपुट लेने के लिए जा रही हूँ और तुम्हारे लिए एक सेल फोन भी लेना है जिससे हम आपस में बात कर सके। तो चानिया कहता है यह बहुत ही ट्रबलसम है, मैं नहीं जाना चाहता। तो सुनी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी के सभी पीछे दे दूंगी और मैं ही तुम्हारे लिए क्लॉथ बाय करूंगी। चलो फिर चलते हैं शॉपिंग करने। और वह दोनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं। तो आगे हमें चानिया को एक कोट और पैंट में दिखाया जाता है। तो सुनिए उसको देख कर कहती है कि तुम इसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो और तुम ऐसे ही ड्रेस पहना करो। और सुनिए उसके पास आकर कहती है कि अगर तुम अभी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो सभी के सभी लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। तो चानिया कहता है कि मैं अपने फेस पर ज़्यादा निर्भर नहीं होता। तो शून्य कहती है कि तुम मुझे होनेस्टली बताओ कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, और अगर है तो तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस कब कराओगे। और वह कहती है कि मुझे बताओ कि वह ब्यूटीफुल है या नहीं। तो चानिया कहता है कि मेरे पास अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो शून्य कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और वह उसको इनोसेंट लिटिल वर्जन कहकर चिढ़ाने लगती है। अपने मन में सोचने लगता है कि जब से मैं उस ओल्ड मास्टर के पास गया तब से मैं अपनी कल्टीवेशन पर ही ध्यान दे रहा हूँ और मैंने लगातार क्रेजी कल्टीवेशन की जिससे मैं इतना पावरफुल बन पाया हूँ। तो यह बात सुनकर चानिया अपने मन में सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है कि पिछले कुछ सालों से मैं लगातार क्रेजी कल्टीवेशन करते आ रहा हूँ और जिसके कारण आज मैं इतना पावरफुल बन पाया हूँ। और वह बताता है कि बचपन में वह एक लड़के से प्यार करता था, लेकिन वह लड़की स्कूल के सभी लड़कों की आइडल थी और मैंने उसको एक लव लेटर भी भेजा था, लेकिन उसने जो जवाब दिया जिससे मैं बहुत ही हैरान हो गया। उसने कहा था कि अगर वह सभी स्कूल के लड़कों के सामने मुझे कन्फेस करेगा और मुझे प्रपोज करेगा तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जिससे सभी लड़कों के सामने मेरी इज्जत बर्बाद हो गई और सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे और सभी की नज़रों में मैं बस एक लूज़र बन के रह गया। और चानिया आगे कहता है चानिया आगे कहता है कि अब मैं कोई लूज़र नहीं रहा पहले की तरह, और अब मैं पहले उस फैमिली को देखूंगा जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद किया, और जितनी भी फैमिली ने उनका साथ दिया है मैं उन सभी को भी बर्बाद कर दूंगा। तो आगे हमें शून्य का सीन दिखाया जाता है। शून्य अपने मन में सोच रही होती है कि लगता है चानिया को मेरी बात से हर्ट हुआ है, और चानिया अपने अंदर शरीर के अंदर से ओरा निकाल रहा होता है। तो शून्य कहती है कि चानिया तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस दुनिया में और बहुत सारी लड़कियां हैं जिसे तुम प्यार कर सकते हो। तो चानिया उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें नॉनसेंस बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें शॉपिंग करनी है, और क्या तुम और कोई कपड़े बाय नहीं करना चाहती। तो शून्य कहती है कि मुझे पता है, चलो चल के देखते हैं, लेकिन यहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही अफोर्ड कर सकती हूँ। तो वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आती है और वह शून्य को देख कर कहती है यह तो शून्य है ना। तो वह लड़की कहती है कि मैंने इसको बहुत सालों से नहीं देखा और तुम्हारे पास अब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आ गया। और वह लड़की शून्य से कहती है कि शून्य तुम्हारा विज़न अब तक चेंज नहीं हुआ और इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी तुमने एक पूर स्टेटस वाले लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और यह मुझे कोई लूजर लग रहा है। जिसे सुनकर चानिया गुस्सा होने लगता है। तो वह लड़की कहने लगती है कि मुझे यह लड़का कुछ फैमिली से लग रहा है और मुझे ये फैमिली के लूजर की तरह लग रहा है। तो वह आदमी कहने लगता है कि मैंने ये फैमिली के लूजर के बारे में सुना है जो पहले 5 साल पहले बर्बाद हो गए और उनकी ग्लोरी भी अब नहीं रही। और वह लड़की आगे कहने लगती है और मैंने उस लूजर के बारे में एक और बात सुनी है कि उसने सभी स्कूल के लोगों के सामने चू शुरियान को प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिससे वह एक लूजर बन के रह गया और उस समय उससे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ था और अब उसके बाद वह कभी भी स्कूल वापस नहीं गया। तो जिसे सुनकर चानिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो और तुम्हें लगता है हेल में पहुंचाना ही होगा। तो तभी शून्य उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें इनके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें शॉपिंग करने के लिए आए हैं और हमें बस शॉपिंग करना चाहिए। तो वह लड़की उन दोनों को चिढ़ाने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा पुअर हो और तुम इतने बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए कैसे आ गई।
और वह अपने पास जो लड़का होता है उससे कहने लगती है कि मुझे भी कुछ फ्यू सेट्स ऑफ क्लोथ चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम रात में मेरे साथ जो मर्जी चाहे कर सकते हो और तुम अपने फ्रेंड को भी बुला सकते हो। तो वह लड़का कहता है चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बाय कर देता हूँ। तो वह दोनों वहाँ यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो आगे हमें चैनिये और शून्य का सीन दिखाया जाता है। चैनिये कहता है चलो फिर मैं भी चलता हूँ। तो सुनिए रोकती है और कहती है कि अब तुम शॉपिंग करने के लिए आए हो, लेकिन तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? और तभी सुनिए को एक कोट दिखता है और कहता है कि देखो वह कोट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम उसको ट्राई करना चाहते हो? तो उसके पास एक लेडी आ जाती है जो उसके प्राइस को बताने लगती है और वह कहती है कि इस ड्रेस की प्राइस 3,60,000 है। अगर आपको यह पसंद है तो मैं इसको आपके लिए पैक कर सकती हूँ। जिसके सुनकर सुनिए कहती है कि यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मेरा बजट सिर्फ 3 लाख का है। और वह चानिये से कहने लगती है कि हम और कपड़े को देख लेंगे, यह तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें उसी लड़के का सीन दिखाया जाता है। वह उन पर हंसने लगती है और कहती है कि सुनिए तुम पहले की जैसी हो और अभी भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो जिसे देखकर सुनिए कहती है कि तुम दोबारा यहाँ पर आ गई और तुम्हें बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनिए कहने लगती है कि हमें यह कलर अच्छा नहीं लगा और हमें यह फिट भी नहीं हो रहा। और वह लड़की आगे कहने लगती है कि सुनिए तुम पहले की तरह ही हो और तुम हाई स्कूल में भी ऐसे ही कोई लूजर की तरह थी और अभी भी तुम एक लूजर हो। और वह कहती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर तुमने मुझे मारा तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड चू शुजान को बता दूंगी और वह तुम्हारी ट्रैक्टर की पोजीशन तुमसे छीन लेगी। और यह कहकर वह हंसने लगती है। तो तभी एक हाथ उसकी ओर आता है और उसको एक थप्पड़ मार देता है और हमें दिखाया जाता है यह चानिये है जिसने उसको थप्पड़ मारा है और कहता है कि अगर तुमने ऐसे ही बकवास करती रही तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जिसे देखकर शून्य और वह आदमी घबरा जाता है और कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो? तो वह लड़की रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी दोस्त कौन है? चू शुजान मेरी दोस्त है और वह एक कंपनी की सीईओ है और तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं पता। तो चैन ये कहता है कि मुझे इससे कोई बिजनेस नहीं है। तो वह बॉयफ्रेंड अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ और मेरी मंथली इनकम 5 मिलियन है और मैं इस सोसाइटी का एक हाई क्वालिटी का मैन हूँ और मैं तुम्हारे जैसे कोई सी पुअर फैमिली से नहीं आता। तो इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, शून्य और चानिये एक मॉल में आए थे और शून्य ने चानिये के लिए कुछ कपड़े बाय किए थे और वहाँ पर शून्य की हाई स्कूल की कोई फ्रेंड मिल गई थी जो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही थी। तो चानिये ने उसको एक थप्पड़ मार दिया था जिससे उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर अपने बारे में बताने लगता है कि वह कितना बड़ा आदमी है। तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और वह कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। तो इस ओल्ड मैन का शक्ल दिखाई जाती है। दोस्तों यह चैन फैमिली का हेड है जिसको चानिये ने ठीक किया था, जिसको देखकर वह आदमी कहने लगता है कि प्रेसिडेंट, और वह अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं। तो जिसे देखकर शून्य अपने मन में सोचने लगती है कि यह इतना बड़ा आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है और हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो वह लड़की कहने लगती है कि अंकल चैन, मेरे फादर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और वह आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। और वह आदमी भी कहने लगता है कि अंकल चैन, हाँ मेरे फादर भी आपके साथ एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो वह ओल्ड मैन उन दोनों को इग्नोर करके चानिये के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मिस्टर, ये मैं आपसे कब से मिलना चाहता था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे मिल पाया। तो जिसे देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि यह हम क्या देख रहे हैं, चैन फैमिली के हेड ने इस पूर को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, यह इम्पॉसिबल है। तो जिसे देखकर शून्य भी अपने मन में सोचने लगती है कि चैन फैमिली के हेड इतने बड़े आदमी है जो इतनी बड़ी प्रोफाइल रखते हैं, लेकिन वह चानिये को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। तो चानिये उसे कहने लगता है कि तुम जीने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। तो वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मुझे माफ़ करना मिस्टर ये, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे और ज़्यादा जीना है, इसके लिए आप ही मेरी मदद कर सकते हो। और वह अपने बेटे को वहां पर बुलाता है और कहता है कि जल्दी जल्दी मिस्टर ये के सामने घुटने पर आकर बैठ जाओ। तो उसका बेटा ऐसा ही करता है और चानिये से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ तो उस दिन किया था। तो जिसे देखकर वह लड़की और लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि यह
चैन फैमिली का बेटा बहुत ज़्यादा एरोगेंट था और यह किसी के सामने भी ऐसे घुटने पर नहीं आ रहा था, लेकिन इस आदमी के सामने यह घुटने पर आ रहा है। लगता है इस आदमी का बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल है और हमने किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड वाले फैमिली से पंगा ले लिया है। तो जिसे देखकर सुनिए भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तो चैनिये सुनिए को बुलाता है और कहता है कि चलो चलते हैं, और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बाय कर दूँ। और वह उस चैन फैमिली के हेड को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर चैन फैमिली का हेड कहता है कि मिस्टर ये आप मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो। और वह आदमी भी देखने लगता है कि यह चैन फैमिली के हेड को इग्नोर करके जा रहा है। और हमें चैन फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को मार रहा होता है और कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, अब मिस्टर चैन हमारे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। तो वह आदमी उसके अंकल के पास आने लगता है और कहता है कि अंकल चैन, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो जिसे सुनकर अंकल चैन कहने लगते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसको एक का थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुमने मिस्टर चैन को ऑफेंड करने की कोशिश कैसे की, और मैं तुम्हारे फादर को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा और हमारा जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है उसको भी कैंसिल कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि तुम क्या करोगे। तो जिसे सुनकर वह आदमी घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। तो आगे सीन मिलता है और हमें चैनिये और चुनिये को दिखाया जाता है जो कुछ शॉपिंग करके वहाँ से जा रहे होते हैं। और चुनिये कहती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो चैनिये अपने मन में सोचने लगता है कि इस लड़की ने जितने भी कपड़े बाय किए वह बहुत ही पुअर क्वालिटी के थे और वह डिस्काउंट के आइटम थे, और यह नहीं जानती कि मेरे बैंक अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, और यह लड़की सच में बहुत ही अच्छी है। तो आगे सीन मिलता है और हमें वहाँ पर उस ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है। तो वह कहता है कि यंग लेडी, क्या आप हमारे साथ रहना चाहेंगी, और वह वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट लाया होता है और कहता है कि यह गिफ्ट मैं आप दोनों के लिए लेके आया हूँ। तो जिसे देखकर चैनिये कहता है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है। तो चैन फैमिली का हेड कहने लगता है, मुझे लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यह है हम बस आपके लिए लेके आए हैं, आपको इसको गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह मेरी ही गलती है कि मैं आपको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, और यह हमारी एपोलॉजी के लिए कुछ गिफ्ट हैं, आप इसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर दीजिए। तो शून्य कहते हैं कि हम इतने सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और वह अपने मन में सोचने लगती है कि यह क्लोथ्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हम इनको बाय नहीं कर सकते। तो आगे चैनिये अपने मन में सोचते हुए कहता है कि चैन फैमिली के हेड को पता है कि यह मेरे तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, तो यह शून्य की तरफ से कुछ ओपनिंग देख रहे हैं और मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चैन फैमिली के हेड से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। तो चैन फैमिली का हेड कहता है जी मास्टर बोलिए। तो वह हेड कहता है कि मिस्टर ये प्लीज़ बोलिए। तो चैन ये कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों का चांस देता हूँ और मैं कल तुम्हारे घर पर आऊँगा और मैं तुम्हें हील करके जाऊँगा, और जब मैं तुम्हें हील कर दूँगा तो तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। जिसे सुनकर वह आदमी खुश हो जाता है और कहता है कि मिस्टर ये आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आपको फ्यूचर में मेरी किसी भी तरह से मदद चाहिए होगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और इसी के साथ सीन बदलता है और हमें किसी मैंसन का सीन दिखाया जाता है। हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो शू रैन के पास आ गई है और उसको जो भी हुआ वह अब तक बता दिया है, और वह बताती है कि ये चैन नाम के लड़के ने हमारे साथ इतना बुरा किया, और वह चू रैन को सब कुछ बता रही होती है। तो हमें चू रैन का सीन दिखाया जाता है। तो वह कहती है कि वह लड़का अब वापस आ गया, और वह अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने उसको 5 साल पहले बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है, जिसके कारण वह अब लूज़र बन के रह गया है, लेकिन अब वह एक हाई प्रोफाइल के साथ वापस आ गया है, और मुझे लगता है कि उसकी कुछ बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल होगी। और वह खुश हो जाने लगती है और कहती है लेकिन वह इतनी भी पावरफुल नहीं हो सकती। तो वह लड़की कहती है कि यह वही लड़का है जिसने आपको 5 साल पहले लव लेटर दिया है। तो चू शीरान कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, 5 साल पहले वह लड़का मारा जा चुका है, और मुझे लगता है कि यह कोई और है जो अब यहाँ पर आया है। और चू रीशान कहती है कि लेकिन मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली बहुत ही पावरफुल है और वह उस आदमी को आसानी से संभाल सकती है। तो आगे एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। तो हमें शून्य और चैनियों को दिखाया जाता है जो अपने घर में उस सभी सामान को लेकर आ गए होते हैं। तो चैनी सुनिए कह रही होती है यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं और यह बहुत ही एक्सपेंसिव है, और वह कह रही होती है चैनिए तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो। तो चैनिए सुनिए से कहता है कि अब तुम सेटिस्फाई हो या नहीं। तो सुनिए कहती है कि तुम सच में शाओरियो को नहीं देखने जा रहे,
और वह कहने लगती है कि मिस शाया ग्रुप की प्रेसिडेंट है और वह इस सिटी में बहुत ही पावरफुल पोजीशन को होल्ड करती है। तो चैनी कहता है इससे मैं क्या करूं, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, अगर उससे बात करनी है तो वह यहाँ पर आ सकती है और मुझसे बात कर सकती है। और आगे वह टीवी को ऑन कर देता है तो न्यूज़ रिपोर्टर बता रहा होता है कि जंग फैमिली के प्रेसिडेंट और उसके बेटे को किसी ने रात में मार दिया और पुलिस को वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिले। तो जिसे सुनकर शून्य घबरा जाती है और कहती है कि इन दोनों को किसने मारा होगा, और वह चैनी की ओर देखने लगती है। तो चैनी कहता है कि यह बाप और बेटा बहुत ही बुरे थे और इन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना रखे थे और यह नॉर्मल सी बात है कि यह दोनों अब मारे गए। तो चैनी और आगे कहने लगता है और मैंने ही इन लोगों को मारा है और मैं एक टॉप किलर हूँ जो कुछ भी कर सकता है। तो शून्य कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि यह लड़का कभी कभी बहुत ही डरावनी बातें करता है। और वह कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं है और वह कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तो जिसे देखकर चैनी कहता है कि मैं इस लड़की को अभी भी नहीं समझ पाऊंगा। और चैनी घर से बाहर आ जाता है और जाने लगता है और कहता है कि जो मेडिसिन मैंने ली थी अब मैं उनका यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो आगे वहाँ पर हमें उस पुलिस ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है जो चैनी को गुड इवनिंग कहते हैं और कहती है कि चैनी हम दोनों दोबारा मिल गए। तो जिसे देखकर चैनी कहता है कि यह वही लड़की है जो मेरे लिए उस दिन प्रॉब्लम कर रही थी। तो चैनी उसके पास से जाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ ऑफिसर। तो वह ऑफिसर कहने लगती है कि मुझे पता है कि जंग फैमिली के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे तुम हो। तो जिसे सुनकर चैनी अपने ओरे को रिलीज करने लगता है और कहता है कि हाँ मैंने ही उनको मारा है, तो बताओ तुम क्या कर लोगी। तो वह ऑफिसर कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने ही उनको मारा है लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है और मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। और वह कहती है कि तुम ये फैमिली के ट्रैश हो। जिसे सुनकर चैनी उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा कहा तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तो जिसे देखकर वह लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि इसने एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट कितनी ट्रेनिंग की है, मैं तो इसके हाथों से बच भी नहीं पा रही और अगर इसने थोड़ा सा भी पावर को और लगा दिया तो मैं यहीं पर मारी जाऊंगी। तो चैनी उसको छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें अगर तुमने इसके बारे में किसी और को बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और कुत्तों के सामने तुम्हें फेंक दूंगा। यह कहकर चैनी वहां से जाने लगता है। तो वह ऑफिसर अपने मन में सोचने लगती है कि इस एज में इसने एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट को इतनी आगे ले गया, यह लड़का सच में अमेजिंग है और इसकी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे नहीं पता कि इस लड़के के साथ पिछले 5 सालों में क्या हुआ और यह इतना पावरफुल कैसे बन गया और पिछले 5 सालों में पता नहीं इसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसी के साथ तो हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें चैनी का सीन दिखाया जाता है। चैनी अपने किचन में होता है और वहाँ पर कुछ कर रहा होता है, वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल हर्ब होते हैं। तो चैनी कहता है कि अबे सुनिए सो रही है, तब तक मुझे अपनी मेडिकल के काम कर लेने चाहिए। और वह कहता है कि मैं एक पिल बनाने वाला हूँ। और वह कहता है कि मेडिकल फर्नेस के बिना पिल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और वह उस पिल को बनाने के लिए एक कुकर का यूज़ करने लगता है। तो वह कहता है कि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है और वह कहता है कि बस 5 पिल ही सक्सेसफुली बन पाई हैं, बाकी की सारी पिल बर्बाद हो गई है। और वह कहता है कि लेकिन सैन के लिए यह ठीक है कि वह इन पिलों को खाकर ठीक हो सकता है। दोस्तों सैन वही है जो सैन फैमिली का हेड है और जिया का फादर है। तो सीन चलता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो सुनिए उठ कर उठती है और कहती है कि चैनी तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो चैनी कहता है कि मैं कुछ जिंदगियों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। और वह कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में मदद चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो शून्य कहने लगती है कि पता नहीं यह दिन भर कैसी बकवास कर रहा होता है और अपने आप को पता नहीं कितना मेडिकल डॉक्टर समझ रहा होता है। और वह अपने मन में सोचती है लेकिन मुझे पता नहीं कि यह किस तरह का पर्सन है। और उसके पास वह ब्यूटी एलिक्सर का फॉर्मूला भी था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पास इतनी मेडिकल स्किल होगी।
और वह सोफे पे आकर बैठ जाती है और वह कहती है कि अगर मैं देखूं तो ये फैमिली की डेथ एनिवर्सरी आने ही वाली है और मैं वहां पर जाकर उनको दोबारा से ग्रीड करके आऊंगी। और वह कहती है कि इस बार भी मैं अकेले ही जा पाऊंगी। और वह कहती है कि पता नहीं ये फैमिली एकदम से कैसे दुनिया से गायब हो गई। और वह कहती है कि अंकल ये भी बहुत अच्छे थे और ये चैन भी बहुत ही काइंड था। और यह कहकर वह उनके बारे में सोचने लगती है। तो सीन खुलता है और हमें जिया का सीन दिखाया जाता है। जिया एक जगह पर रुककर किसी का वेट कर रही होती है। तो वहाँ पर दो लड़के होते हैं। वह कहते हैं कि ब्रदर तुम देख रहे हो कि वह लड़की कब से हमारा ही वेट कर रही है। तो दूसरा उसका ब्रदर कहने लगता है कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि वह वुमन हमारे लिए ही वेट कर रही है। और वह कहता है कि आजकल की रिच वुमन ऐसे ही होती है, वह सड़कों पर खड़ी होती है और कोई भी उसको पोज करे तो वह उनके साथ चली जाती है। और मुझे लग रहा है कि अगर हम उसको जाकर प्रपोज करेंगे तो वह हमारे साथ जरूर चलेगी। तो दूसरा उसका ब्रदर भी कहता है कि हाँ हम दोनों कितने हैंडसम हैं, हम दोनों उसको जाकर जरूर प्रपोज करेंगे और देखते हैं कि हम दोनों के साथ वह जाएगी या नहीं। और वह उसके पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चानी आ जाता है और वह कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम उस लड़की के बारे में गलत सोच रहे हो। तो वह दोनों कहने लगते हैं कि तुम कौन हो और तुम हमें इसके बारे में क्यों बता रहे हो। तो चान ये कहता है कि मुझे पता है कि वह किसके लिए वेट कर रही है और वह तुम दोनों के लिए वेट नहीं कर रही। और वह कहते हैं कि हम दोनों में क्या दिक्कत है, हम दोनों गॉड ऑफ लव है और हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल हम पर मरती है गेम में। तो दूसरा भी कहता है कि हाँ हम दोनों किसी लिटिल प्रिंस से कम नहीं लगते। और यह कहकर वह कहते हैं कि और तुम कौन हो। तो चाने कहता है इसका मतलब तुम लोगों को लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। और वह कहता है कि लेकिन वह लड़की मेरे लिए वेट कर रही है। तो वह दोनों कहने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सीट को खा लूंगा। और वह कहता है कि अगर वह लड़की सच में तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा लग्जरियस कार में वेट कर रही है तो मैं एक लूजर हूँ। तो आगे हमें जिया का सीन दिखा जाता है जो चैनिया को देखकर कहती है कि मिस्टर ये तो आप यहाँ पर आ गए। और वह वहाँ पर भागकर आने लगती है और कहती है कि मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। तो वह दोनों कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में उस लड़की को जानते हो। तो वह जिया उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैं फाइनली आपसे मिल गई। तो चैनिया कहता है कि मुझे लेट होने के लिए माफ़ करना। और वह कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो जिया पूछती है कि यह दोनों क्या आपके दोस्त हैं। तो चैनिया कहता है कि मैं इन दोनों को नहीं जानता और इन दोनों में से एक अपने आप को प्रिंस और दूसरा आपको अपने आप को लवर कह रहा है। और तुम्हें इन दोनों से संभल कर रहना होगा, आजकल ऐसे ही स्ट्रेंज पीपल दिखते हैं। तो जिसे सुनकर वह दोनों कहते हैं कि यह तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो आगे सीन बदलता है और हमें सैन फैमिली के मैंशन का सीन दिखा जाता है। तो वहाँ पर चैनी आ गया होता है और वह उन पिल्स को शैन फैमिली के हेड के सामने रख देता है। तो शैन फैमिली का हेड कहता है कि मिस्टर यह मेडिसिन कैसी है और क्या यह सच में इतनी अच्छी है कि अगर मैं इनको खाऊंगा तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तो जिया की मदर भी कहने लगती है कि डॉक्टर क्या सच में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, इससे हम मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। तो चैनिया कहता है कि आप इसे डायरेक्टली खा सकते हो। तो वह कहता है कि क्या सच में मैं इसे डायरेक्टली खा सकता हूँ। और वह उन पांचों को डायरेक्टली ही खा जाता है जिससे उसके शरीर में एक एनर्जी आने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल लगने लगता है। तो वह कहता है कि यह कैसी फ्रेगमेंट है और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। और वह कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी में ताकत फैल रही हो और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी लग रहा है और यह फीलिंग सच में बहुत ही अमेजिंग है। और मुझे लग रहा है कि मैं अब पहले से भी ज़्यादा यंग हो गया हूँ। तो जिया कहती है कि फादर आप क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे तो आप पहले जैसे ही लग रहे हो। तो उसकी बीवी भी कहती है कि हाँ हनी आप पहले जैसे ही लग रहे हो और आपको इतनी ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो सैन फैमिली का हेड कहता है कि मिस्टर ये आप हमारे सैन फैमिली के एक लाइफ सेवर है, इसलिए आपको अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमारी फैमिली में कभी भी आ सकते हो। और यह हमारी फैमिली की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। और वह 100 मिलियन का एक कार्ड उसको दे देता है और कहता है कि आपको यह एक्सेप्ट करना होगा। तो चैन कहता है कि यह बस एक छोटी सी डील थी और यह मेरे लिए बहुत है और आपको मुझे थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चैन फैमिली का हेड कहता है कि मिस्टर ये आपको हमारे लिए इतना ज़्यादा उदार होने की कोई ज़रूरत नहीं है और
हमारे पास से एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको देना चाहूँगा। और वह अपने सर्वेंट को बुलाता है और उस प्रॉपर्टी के पेपर को वहाँ पर रख देता है और वह कहता है कि यह उस प्रॉपर्टी की पेपर की है, प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो चैनी अपने मन में सोचने लगता है कि यह हाउस सच में बहुत ही अच्छा है, अगर मैं इस हाउस में रहूँगा और मैं वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन भी कर पाऊँगा और अपनी मेडिकल हर्ब भी उगा पाऊँगा। तो तभी चैनी कहता है कि मैं ऐसा कैसे भूल गया, और वह कहता है कि सैन फैमिली बहुत ही बड़ी बिजनेस सर्कल से वाकिफ़ है और मैं इसकी मदद ले सकता हूँ कि अभी बिजनेस इंटेलिजेंस कैसे चल रहा है, और मैं पता लगा सकता हूँ कि टांजन ग्रुप के साथ 5 साल पहले क्या हुआ। और वह कहने लगता है कि टांजन ग्रुप ओरिजिनली मेरे फादर के द्वारा डेवलप किया गया था, और जब तक मेरे फादर थे तब तक हमारी फैमिली बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद हमारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई और टांजन ग्रुप भी लापता हो गया, और अब तक नहीं पता चला कि टांजन ग्रुप और ये फैमिली के साथ क्या हुआ है। तो चैनिये सैन फैमिली के हेड से कहने लगता है, मैं आपसे कुछ बात भी करना चाहता हूँ, क्या आप फ्री हैं? तो सैन फैमिली का हेड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। तो चैनी कहता है चलो फिर मैं कल आपको मिलूँगा, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो सीन बदलता है और हमें उस शॉप ओनर का सीन दिखा जाता है। हमें दिखा जाता है कि चैनी को बहुत सारे हर्ब मिल गए हैं। तो वह जू रैन वहाँ पर आता है और कहता है कि मिस्टर ये आपको यह सामान कैसा लगा? मैंने इन सामानों को बहुत ही अच्छी तरह से रखा है और यह सामान बहुत ही अच्छे हैं। तो जब चैनी उन सामानों को देखता है तो वह कहता है कि इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और यह सभी के सभी बहुत ही फ्रेश भी हैं। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इतने फ्रेश मटेरियल यहाँ पर मिल जाएंगे, और अब तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ। और आगे जूरान कहने लगता है कि मिस्टर ये मैं आपको इनको डायरेक्ट ही सेंड करने वाला था, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा थी जिसके कारण मैं आपको इनको डायरेक्ट सेंड नहीं कर पाया, और इनकी कीमत 5 मिलियन है। तो जिसे सुनकर चैनी अपने मन में सोचने लगता है कि अभी चाइनीज़ मेडिकल के मार्केट के अनुसार इन सभी हर्बों की कीमत लगभग 10 मिलियन होनी चाहिए थी, लेकिन यह मुझे 5 मिलियन कह रहा है। यह मुझसे फेवर लेना चाहता है मुझे लग रहा है। और वह कहने लगता है कि मुझे बताइए कि मैं आपकी काइंडनेस को कैसे रिटर्न कर सकता हूँ। और वह कहता है कि मुझे बताइए कि आपकी ग्रैंड डॉटर कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो जिसे सुनकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि लेकिन वह तो अपने मास्टर के साथ गई हुई है और उसको आने में तो थोड़ी देर लग जाएगी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो चानिया कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वह कुछ लिखकर उसको दे देता है और कहता है कि इसको अपनी ग्रैंड डॉटर को दे दो। अगर उसको समझ में न आए तो वह उसको कह देना कि यह पेज अपने मास्टर को दे दे, वह उसको ज़रूर समझ लेगा। तो वह ओल्ड मैन भी कहता है कि आपने जैसा कहा वैसा ही मैं करूँगा। और वह कहता है कि मिस्टर ये ने मुझे यह लिख कर दिया है, यह पेपर क्या इतना ही प्राइजलेस है। तो चानी आगे पूछने लगता है कि लेकिन मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि चांग जान में कहीं पर एल्केमी फर्नेस मिल सकता है क्या नहीं? और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, चैनी ने उस ओल्ड मैन से कुछ मेडिकल हर्ब ले लिए थे, और उन हर्ब को लेने के बाद चैनी ने उस ओल्ड मैन से पूछा था कि क्या चांद में कोई अल्केमी फर्नेस मिल सकता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें ये चैन को दिखाया जाता है। ये चैन अपने मन में सोचने लगता है कि बिना अल्केमी फर्नेस के कुकर में पिल बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ज़्यादातर पिल तो बर्बाद ही हो जाती है, जिसके कारण मुझे एक अल्केमी फर्नेस खरीदना होगा। तो जिस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मिस्टर ये क्या आप पिल बनाना जानते हो? और वह कहने लगता है कि र्यूमर के अनुसार हज़ारों साल पहले ही अल्केमी की रेसिपी गायब हो गई, और अब जो हम पिल यूज़ करते हैं वह हज़ारों साल पहले की पिल है। और वह ओल्ड मैन आगे कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि अब कोई पिल मेकर बचा ही नहीं है, बहुत सारे पिल मेकर बचे हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम होते हैं जो एक अल्केमी मास्टर बन पाते हैं, और वह बिल्कुल रेयर होते हैं। और अगर एक मार्शल आर्टिस्ट फैमिली के पास एक भी अल्केमिस्ट हो तो वह बहुत ही पावरफुल हो जाती है। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि अगर सच में मिस्टर ये एक अल्केमी मास्टर हुए तो सच में यह तो एक अमेजिंग बात है, और मैं तो यह भी नहीं सोच पा रहा कि इसके मास्टर कितने पावरफुल होंगे, और यही इतना पावरफुल है, पता नहीं इसके मास्टर कितने पावरफुल होंगे।
तो जानिए उस ओल्ड मैन को इतना सोचते हुए देख कहता है कि ओल्ड मैन, मुझे लगता है कि आप कुछ मेरे बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं कोई एल्केमी मास्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक फर्नेस लेना चाहता हूँ। तो जिसे सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा, मुझे लगा कि आप सच में एक एल्केमी मास्टर हो। और वह कहता है कि अगर आप एक फर्नेस लेना ही चाहते हो तो आप किसी ऑक्शन में क्यों नहीं चल जाते, और जंक्शन में एक ऑक्शन होने वाला है। तो जिसे सुनकर जानिए कहता है कि अच्छा, और चाइनी कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा, और अगर तुम्हें पता चले तो मुझे बता देना कि जंक्शन में कब ऑक्शन होने वाला है, और मेरे अपार्टमेंट में यह सभी मेडिसिन भिजवा देना। और यह कहकर चाइनी वहाँ से चला जाता है। तो सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, हमें उस ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर का सीन दिखाया जाता है, और उसके साथ एक और आदमी होता है। तो वह ग्रैंड डॉटर कहती है कि ग्रैंड पर मैं वापस आ गई। तो जिसे देखकर उसके ओल्ड ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो सुन, तुम वापस आ गई, और तुमने अपने मास्टर के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं की। तो जिसे सुनकर उसकी ग्रैंड डॉटर कहने लगती है कि ग्रैंडपा, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तो उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, और पिछली बार तुमने ये चन को ऑफेंड कर दिया था, और इसके लिए तुम्हें ये चन को सॉरी कहना होगा जब वह दोबारा आएंगे। तो जिसे सुनकर वह लड़की कहने लगती है कि ग्रैंडफादर, आप उस ये चन के बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो, और वह मेरे मास्टर से बैट नहीं हो सकता। अगर मेरे मास्टर ने उसे एक पंच भी मार दिया तो वह पक्का ही हार जाएगा। तो जिस बात को सुनकर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए, और वह पूछने लगता है कि यह किस यचन के बारे में बात कर रही है। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि वह बस एक लड़का है, और वह कहते हैं कि उस लड़के ने तुम्हें एक स्लिप दी है। तो वह लड़की आने लगती है कि मेरे लिए उसने क्या दिया है। तो वह कहता है कि पता नहीं, इसमें कुछ लिखा हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, और वह उसको अपनी ग्रैंड डॉटर को दे देता है। तो जिसे वह ले लेती है और कहती है कि मैं तो इसे पढ़ भी नहीं पा रही, इसमें क्या लिखा है, और वह उस पेपर को फेंक देती है। तो जैसे ही वह उस पेपर को फेंकती है, वह उसका मास्टर उस पेपर को ले लेता है, और वह कहता है कि यह रेसिपी तो कुछ अजीब सी लग रही है। और जैसे ही उस रेसिपी को अच्छी तरह देखता है तो वह कहता है कि यह तो बहुत ही रेयर रेसिपी है, और वह उस ओल्ड मैन को पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए कि यह रेसिपी तुम्हें किसने दी, और उस लड़के का नाम क्या था। तो जिसे देखकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, और तुम्हारे साथ एकदम से क्या हुआ। तो जिसे सुनकर वह मास्टर कहने लगता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि यह रेसिपी क्या है। तो जिसे सुनकर उसकी स्टूडेंट कहने लगती है कि मास्टर, इसका मतलब वह लड़का मुझे हार्म पहुंचाना चाहता था। तो वह मास्टर बताने लगता है कि जब मैं यंग था तो मैंने एक टेक्निक की प्रैक्टिस की, लेकिन वह टेक्निक हाफ ही थी, जिसके कारण उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट थे, और मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तो बन गया, लेकिन उसके कारण मुझे हर एक लेवल में ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती। और जैसे ही मैं उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करता तो मेरे इंटरनल ऑर्गन भी ख़राब होने लगे, जिसके कारण मैं बहुत ही कमज़ोर होता गया। तो जिसे सुनकर उसकी स्टूडेंट कहने लगती है कि इसका मतलब जो मुझे फील होता है वह इस टेक्निक के कारण होता है, और अगर मैं इस टेक्निक को और ज़्यादा प्रैक्टिस करती रही तो मेरे साथ भी ऐसा होने लग जाएगा, और मैं बैक क्रैश के कारण मारी भी जा सकती हूँ। तो उसका मास्टर और बताने लगता है कि यह टेक्निक जो मैं टेक्निक तुम्हें सिखा रहा हूँ वह बहुत ही पावरफुल है, और मैंने भी उसको सीखा है, लेकिन उसकी एक ही कमी है कि वह इनकम्प्लीट है, और उस पेपर में पूरी की पूरी टेक्निक लिखी हुई है। अगर मैं उस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लेता हूँ तो मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, और अब इसका कोई भी डिस इफेक्ट नहीं होगा, और जिस भी पर्सन ने तुम्हें यह रेसिपी दी है वह एक कल्टीवेशन जीनियस होगा। तो जिस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि फिर हम क्या करें, और वह अपने मन में सोचता है कि ल्यू क्यूने एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, और वह जू फैमिली का एक प्रोटेक्टर भी है, और इसने जो कहा वह पक्का ही ठीक होगा। तो यह बात सुनकर वह ग्रैंड डॉटर अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि मास्टर यह सब कह देंगे, और वो ये चन कौन है जो मेरे मास्टर से भी इतना ज़्यादा पावरफुल है, और उसने इसी टेक्निक को इतनी आसानी से मुझे दे दिया। तो सीन बदलता है और हमें ये चन का सीन दिखाया जाता है। ये चन उस विला में आ जाता है जो सैन फैमिली ने उसे दिया होता है, और वह वहाँ पर आकर कहता है कि मुझे लगा था कि सैन फैमिली ने मुझे बस एक हाउस दे दिया होगा, लेकिन यह तो बहुत ही लग्जरियस विला है। और जैसे ही वह उसके अंदर आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छे से अरेंज किया गया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल विला है ये।
और वह उस हाउस को देखने लगता है और कहता है कि यह हाउस बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता। और वह अपने मन में सोचता है कि मैं बाद में यहाँ पर शून्य को भी बुला लूँगा। और वह याद करता है कि शून्य ने उसे क्या कहा है, और बताया जाता है कि शून्य ने उसे फ़ोन कर कहा था कि उसके डैड को कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण वह अपने होम टाउन के लिए जा रही है और वह आज रात तक या कल पक्का आ जाएगी। तो ये चानिये कहता है कि मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि जब हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर रही थी तो वही लड़की थी जो हमारे साथ थी, और जब हमारी फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई तब भी वही लड़की थी जिसने हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट किया था, और अब मैं उसको हमेशा ही प्रोटेक्ट करता रहूँगा। और वह कहता है कि कल मेरे मदर और फादर की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। और वह कहता है कि मैं अपने डैड और मोम का डेथ का रिवेंज पक्का लूँगा, और जिसने भी ऐसा किया है मैं उन सभी को मार दूँगा। तो तभी कोई बेल बजाता है और हमें दिखाया जाता है, ये चंद कहता है लगता है कि मटेरियल आ गए। तो सीन बाहर का आता है, हमें दिखाया जाता है एक ट्रक में बहुत सारे मेडिसिन को कुछ लोग उतार रहे होते हैं। तो जिन्हें देखकर ये चंद कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, अगर यह विला मेरे पास नहीं होता तो मैं इतने सारे सामानों को कहाँ पर रखता। तो तभी कोई चैन को बुलाता है। दोस्तों ये चैन और चैनिये एक ही नाम है, आपको इन दोनों नामों में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर वही ओल्ड मैन होता है, वह कहता है कि मिस्टर ये मैंने आपका सारा का सारा सामान आपके इस हाउस में पहुँचा दिया है। तो चैनिये कहता है कि ओल्ड मैन आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वह कहता है कि आप अंदर आ सकते हो। लेकिन तभी ये चंद देखता है कि वहाँ पर एक और पर्सन है। तो जिस पर्सन को देखकर ये चंद कहता है कि यह तो कोई एंशिएंट वॉरियर लग रहा है। तो वह मास्टर भी ये चंद को हेलो करता है। तो ये चंद उन सभी को अंदर ले आता है, और वह अंदर ले जाने के बाद उस ओल्ड मैन से पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि यह आदमी कौन है। तो वह जी शुन का मास्टर ये चंद के सामने घुटने पे देता है और कहने लगता है कि मास्टर ये आपका शुक्रिया कि आपने मेरी जान को बचा लिया। तो जिसे देखकर वह ग्रैंड डॉटर कहने लगती है कि मास्टर आप इस लड़के के सामने नील डाउन क्यों कर रहे हो। तो आगे वह मास्टर कहने लगता है कि मैं जी शुन का मास्टर हूँ, और आपने जो जी शुन को रेसिपी दी थी उसके कारण मेरी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व हो गई, और मैं अपने स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सोल्व कर पाऊँगा। तो जिसे सुनकर चानिये कहता है कि आपको इतनी ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बस एक छोटी सी बात थी। और वह कहने लगता है कि लेकिन तुमने मुझे ग्रैंड मास्टर क्यों कहा, क्या मैं सच में इतना ही पावरफुल हूँ कि मैं कोई ग्रैंड मास्टर बनने के लायक हूँ। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ और मुझे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि मैं अभी कोई मार्शल आर्टिस्ट मास्टर हूँ या कोई ग्रैंड मास्टर, और मुझे इनके रिल्मों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और ये चंद उस मास्टर से आगे कहने लगता है कि मैं अभी माउंटेन से नीचे आया हूँ और मुझे चाइनीज़ मार्शल आर्टिस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो इसे सुनकर वह मास्टर कहता है कि मिस्टर ये मुझे लगता है कि आप बहुत ही कम बाहर आते हैं, जिसके कारण आपको कल्टीवेशन या मार्शल आर्टिस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि मार्शल आर्टिस्ट और कल्टीवेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और वह मास्टर आगे बता देता है कि मार्शल आर्टिस्ट में 4 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहले स्ट्रेंथ इंटरनल स्ट्रेंथ होता है, और सेकंड हाफ स्टार ट्रांसमिशन, और थर्ड में मास्टर, और फोर्थ में ट्रांसमिशन। और इनमें से सभी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, माइनर, मेजर एंड पीक। और वह मास्टर आगे कहने लगता है कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए शूशिन अभी द स्टेज ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ में एंटर हुई है, लेकिन आप पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर की पोजीशन पे हो। दोस्तों इसमें ग्रैंड मास्टर को ट्रांसफॉर्मेशन पर रखा गया है, और हाफ स्टाफ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर का मतलब एक मास्टर, सिंपल मास्टर है। और आगे से मैं किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को मास्टर या ग्रैंड मास्टर कहूँगा, और यह 3rd या 4th लेवल है, आप समझ जाना। तो आगे वह कहने लगता है कि हमारे इस चाइना मार्शल आर्टिस्ट इंडस्ट्री में बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर है, और वह बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हमें कल्टीवेशन के रिल्मों के बारे में पता चलेगा। दोस्तों इस मांगा में अलग सी चीज़ है, क्योंकि इसमें मार्शल आर्टिस्ट और कल्टीवेशन दोनों अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जो कल्टीवेशन करता है वह अपनी बाउंड्री को पार कर सकता है, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट एक बाउंड्री पर आके फंस जाता है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हमें मार्शल आर्टिस्ट की रिलम के बारे में बताया गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें येचन को दिखाया जाता है। येचन अपने मन में सोचने लगता है कि जैसा कि मेरे मास्टर ने कहा था, यह बिल्कुल ही अलग है और एक मार्शल आर्टिस्ट और कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और वह कहने लगता है कि कल्टीवेशन में 6 रिलम मेन होती हैं और वह सभी रिलम 9 लेयर में डिवाइडेड है और उनके नाम ऐसे हैं: क्वीन, बॉडी रिलम, काई रिलम, पेन रिलम, क्लिच रिलम, ट्रू जान रिलम, स्पिरिचुअल रिलम। और इनके ऊपर भी रिलम होती है, लेकिन अब तक मैं उनको अचीव नहीं कर पाया और वह मेरे लिमिट से बहुत ही दूर है। और ये चन आगे कहने लगता है कि अभी मैं काई रिलम के 5th लेवल पर हूँ। दोस्तों, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो अभी ये चन कल्टीवेशन में 2nd रिलम के 5th स्टेज पर है। और ये चन कहने लगता है कि अगर मैं एक मार्शल आर्टिस्ट और कल्टीवेशन के बीच डिफरेंस लगाऊं तो एक मार्शल आर्टिस्ट लगभग पैनमेटिक रिलम पे पहुंच सकता है और एक कल्टीवेटर बहुत ही आगे जा सकता है। दोस्तों, पैनमेटिक रिलम 3rd रिलम है। और ये चन आगे उस मास्टर से और पूछने लगता है कि क्या आपको पता है कि चाइना में कितने और मास्टर हो सकते हैं। और वह कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता कि मास्टर और ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर कोई मार्शल आर्टिस्ट होगा या नहीं। तो जिसे सुनकर वह मास्टर कहने लगता है कि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन वह सभी मास्टर चाइनीज़ फैमिली से कनेक्टेड होंगे और उनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा होगी और कोई भी नॉर्मल पर्सन उनसे कभी भी नहीं लड़ाई कर सकता। तो आगे वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं 4 मेजर फैमिली को जानता हूँ जानचान में, वह बहुत ही पावरफुल है और उनके नाम है ऐसे: चू फैमिली, जाओ फैमिली, लिू फैमिली, चैन फैमिली। तो वह ओल्ड मैन आगे कहने लगता है कि लेकिन चैन फैमिली सबसे वीकेस्ट है, लेकिन उनके पास भी एक ग्रैंड मास्टर है। तो आगे वह मास्टर कहने लगता है कि लेकिन चैन फैमिली कुछ साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई और इन 4 फैमिली की लिस्ट से हटा दी गई और उसकी जगह वांग फैमिली ले ली। दोस्तों, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये फैमिली और चैन फैमिली एक ही है या नहीं। अगर मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि यह दोनों फैमिली एक ही है तो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये चैन अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इस वांग फैमिली से मिलना होगा और उससे पता करना होगा कि ये फैमिली को बर्बाद करने में किसका हाथ था और मुझे उस चू शुजान को भी सबक सिखाना होगा और उसने मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है और उसकी वजह से ही मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ। और ये चन अपने अंदर से एक पर्पल ओरा निकालने लगता है और कहता है कि चू शुजान, तुम मेरा वेट करना और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मेरे साथ जो किया तुमको उसका क्या इल्ज़ाम मिलेगा। तो जिस ओरे को देखकर वह मास्टर कहने लगता है कि पता नहीं यह मास्टर ये चन किस लेवल पर है और इसकी बॉडी के अंदर से कितना पावरफुल टेरिफाइंग ओरा निकल रहा है और अगर मैं इससे लड़ने जाऊं तो मैं एक ही अटैक से मारा जाऊंगा। और हमें दिखा जाता है कि ये चन के पीछे बहुत सारे घोंसले आ जाते हैं जिनको देखकर वह मास्टर और ज़्यादा डरने लगता है। तो आगे सीन बदलता है और हमें ये चन को किसी मॉल में जाते हुए दिखाया जाता है। और आगे सीन बदल जाता है और हमें ये चन को कहीं पर जाते हुए दिखा जाता है। तो ये चन वहाँ पर जाते हुए कह रहा होता है कि पता नहीं सुनिए कहाँ पर और क्या कर रही होगी और मैंने उसको पता नहीं कितने फ़ोन कर लिए, लेकिन वह फ़ोन का कोई आंसर नहीं दे रही। और वह कहता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, मुझे घर जाकर उसको देखना होगा कि वह घर आ गई है या नहीं। और वह उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। तो वह कहता है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मुझे पहले कुछ खा लेना चाहिए। और वहाँ पर एक और शॉप होती है जिसे देखकर वह कहता है कि यह शॉप तो बहुत ही फैमिलियर लग रही है। और वह बताने लगता है कि जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं अपने ब्रदर वांग के साथ यहाँ पर आता था और यहाँ का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और वह कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि यह शॉप अब तक एग्जिस्ट करती होंगी और इसका मैनेजर या बॉस कहूँ वह भी मेरे साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। और जब मेरी फैमिली बर्बाद हो गई थी तब भी मैं यहाँ पर आकर खाता था और तब भी वह ओनर मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। चलो चलकर यहाँ का खाना खाते हैं। और वह अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वह अंदर आता है तो वहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं होता और वह कहता है कि अंकल वांग, क्या आप मुझे कुछ सिग्नेचर डिश दे सकते हो और एक ड्रिंक की वाटर भी देना। तो वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है और वह कहती है कि जूनियर, मुझे माफ़ करना कि यहाँ पर कोई भी अब खाना नहीं देता और हम यहाँ से जाने ही वाले हैं, इसलिए प्लीज़ तुम किसी और जगह पर चले जाओ। तो जिस ओल्ड लेडी को देखकर ये चन कहता है कि यह तो आंटी जंग है। तो आंटी जंग कहने लगती है कि हम यहाँ से जा ही रहे हैं, प्लीज़ तुम किसी और शॉप में जाकर खाना खा लो। तो जिस बात को सुनकर ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि यह 10 साल से यहाँ पर है, लेकिन अब यह यहाँ से क्यों जा रहे हैं।
और वह देखता है कि आंटी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो जिसे देखकर वह कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पर वह अंकल भी आ जाता है जिसके बारे में ये चंद बात कर रहा होता है। तो वह आकर ये चंद के सामने एक प्लेट रख देता है, उसमें बहुत सारा खाना होता है, जिसे देखकर ये चंद कहता है कि यह तो आपकी सिग्नेचर डिश है। तो वह अंकल आकर कहता है कि लिटिल ब्रदर, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम इस खाने को खा सकते हो, और अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगा। तो जिसे देखकर जेसन कहता है कि अंकल वाज को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पक्का यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। और वह अंकल यहाँ कहने लगते हैं कि तुम इसको खाकर जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम इसको जल्दी से खा लो। तो जैसे ही वह उसको खाने लगता है तो वहाँ पर एक कुर्सी आ जाती है और येचन को लगने ही वाली होती है, लेकिन येचन उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। तो जिसे देखकर वह उसका अंकल और आंटी हैरान हो जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है उस चेयर को फेंकने वाले कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पर आ जाते हैं। वह लोग कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने अब तक यह शॉप खाली नहीं की, हमारे बॉस ने यह शॉप जल्दी जल्दी चाहिए। तो जिसे देखकर वह आंटी और अंकल कहने लगते हैं कि मास्टर टाइगर प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इस शॉप को अभी खाली करके जा रहे हैं। तो जिसे देखकर वह टाइगर कहने लगता है कि अच्छा, तुमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी को यहाँ पर हायर कर लिया है और तुम इस लड़के को हायर कर सकते हो, लेकिन तुम हमें हमारे प्रोटेक्शन का फीस भी नहीं दे सकते, तुम क्या मजाक कर रहे हो ये। और यह कहकर वह उस अंकल और आंटी की ओर जाने लगता है। तो तभी येचन उनको रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें उनकी तरफ जाने के लिए नहीं कहा। तो जिसे सुनकर वह टाइगर कहने लगता है कि तुम क्या मुझसे बात कर रहे हो। तो येचन कहता है कि और तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं किससे बात कर रहा हूँ, और मैं तुम जैसे डॉग से ही बात कर रहा हूँ। तो जिसे सुनकर वह कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि कौन हो तुम, मैं कौन हूँ। तो येचन कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और येचन उसके पास आकर उसको एक स्लैप मार देता है जिससे वह बेहोश ही हो जाता है। तो जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि इसने मास्टर टाइगर को बस एक ही स्लेप से बेहोश कर दिया, यह पता नहीं कितना पावरफुल है, और मैंने तो देखा भी नहीं कि इसने कब मास्टर को स्लेप किया। और वह कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन हमें उसे टाइगर को दिखाया जाता है जो थपेड़ा खाने के बाद उठ जाता है और कहता है कि बास्टर, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। और वह यह कहकर येचन को मारने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन येचन उसको बस एक ही पंच से दीवार छत में घुसा देता है। और जिस देखकर उनके जितने भी आदमी होते हैं वो वह कहते हैं बॉस आपके साथ क्या हुआ, आप ठीक हो ना। तो येचन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। और यह कहकर वह उन सभी को पीटने लगता है। तो उन सभी को पीटने के बाद वह सभी येचन के सामने घुटने में जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमें ब्रेक दो और हमें यहाँ से जाने दो। जिसे सुनकर येचन कहता है कि क्या तुम डिज़र्व करते हो कि तुम यहाँ से जिंदा जा पाओ। तो वह लोग कहने लगते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तो येचन कहता है कि चलो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। तो वह वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि सर आपका थैंक यू कि आपने हमारे ऊपर मर्सी दिखाई। तो येचन जब वहाँ पर आसपास देखता है तो वह कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है और यह स्टोर तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, मैंने उन लोगों को मारने में बहुत ही बर्बादी कर दी। तो वह अंकल येचन के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम जान पहचान लग रहे हो, और तुम सच में क्या येचन हो, तुम तो सच में जिंदा हो येचन। तो जिसे देखकर येचन कहता है कि क्या आपको मुझे मैं अभी भी याद हूँ। तो वह लोग कहने लगते हैं कि हाँ, हमें तुम क्यों नहीं याद रहोगे, तुम हमारे एक बहुत अच्छे कस्टमर थे और तुम तो अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो और तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, और शुक्र है कि भगवान का कि तुम वापस आ गए। तो जिसे सुनकर येचन कहता है कि अंकल वांग और आंटी जांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं वापस आ गया हूँ। तो आगे सीन मिलता है और हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, यह शून्य का अपार्टमेंट होता है। तो जैसे ही चंद वहाँ पर आता है तो वह कहता है कि शून्य तुम वापस आ गई। तो वह देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी है, तो वह उसको शून्य समझ लेता है और कहता है कि तुमने मेरे फ़ोन कॉल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, और मैं तुमसे कब से मिलना चाहता हूँ, और चलो हम बैठकर खाना खाते हैं। तो तभी लड़की कहती है कि यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है और तुम कौन हो। तो जिसे सुनकर येचन कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, और मेरा नाम येचन है। तो जिसे सुनकर वह लड़की कहने लगती है अच्छा, तुम ही येचन हो और तुम ही मेरी कंपनी में पहले आई थे ना, और तुमने नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ। तो जिसे देखकर येचन कहता है अच्छा, तुम ही शाओ हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शाओ कहने लगती है कि मैं शून्य की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मुझे शून्य ने एक की दी हुई है जिससे मैं यहाँ पर आ गई, और मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो जिसे सुनकर ये चन कहता है, अच्छा तुम यहाँ पर शून्य से मिलने के लिए आई हो, लेकिन शून्य यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, और अगर शून्य आई तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम यहाँ पर आई थी। तो जिसे सुनकर शायरू कहती है कि पता नहीं यह कैसा आदमी है जो इस घर को अपना ही घर समझ रहा है। और वह पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि शून्य कहाँ पर है? मैं उससे कल से नहीं मिली और आज हाई लेवल मीटिंग में भी वह नहीं आई थी, तुम्हें पता है कि वह कहाँ पर हो सकती है? तो जिसे सुनकर याचानी कहता है कि क्या वह तुम्हें भी नहीं पता कि कहाँ पर है? और वह सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि शून्य किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा, और वह वहाँ से जाने लगता है। तो जिसे देखकर शायरू कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो जिसे सुनकर चानिया कहता है यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो जिसे सुनकर शायद गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर ऐसे ही जा सकते हो? तुम्हें बताना होगा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, वरना मैं तुम्हारी फॉलो करूँगी। तो जिसे सुनकर चानिया कहता है कि तुम मुझे फॉलो नहीं कर सकती। तो शायरू कहती है कि क्या तुम्हारे पास सच में इतने गट्स हैं? और वह कहने लगती है कि तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे यह कहने की हिम्मत की है, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत ही पनिशमेंट करूंगी। और वह आगे अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने इस लड़के पर पहले एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन लगाई थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं पता चला। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि यह लड़का सच में किसी बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन से घिरा हुआ है और कोई भी ऑर्डिनरी पीपल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यह लड़का तो बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है और मुझे नहीं लगता कि यह किसी पावरफुल फैमिली या किसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से शामिल होगा, और मुझे पहले शून्य को ढूंढना होगा। तो सीन लगता है और हमें बाहर येचन को दिखाया जाता है। तो येचन अपने मन में सोचने लगता है कि चांगजान बहुत ही बड़ी है और मैं बिना किसी इंटेलिजेंस नेटवर्क के शून्य को नहीं ढूंढ सकता, इसलिए मुझे किसी इंटेलिजेंस नेटवर्क को ढूंढना होगा, और अगर मुझे उसे ढूंढने में कुछ देर हो गई तो बहुत ही प्रॉब्लम भी हो सकती है। और वह कहने लगता है कि लेकिन अब मुझे उस आदमी को ढूंढना ही होगा। और वह कहता है कि लेकिन मैं उस आदमी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। और वह उस आदमी को फ़ोन कर देता है। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये चन ने किस आदमी को फ़ोन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।